स्टूडेंट्स, तो जीनियस पॉइंट के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो जीनियस पॉइंट आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट एमसीक्यू सीरीज। इस एमसीक्यू सीरीज में हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ये 50 एमसीक्यू क्वेश्चन ब्रह्मांड चैप्टर जो भूगोल में है इससे आएगा। ये 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया होगा, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही आप लोग हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसमें हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किस ग्रीक विद्वान ने किया था? ऑप्शन ए है हिकेटियस, ऑप्शन बी है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी है हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर डी है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने ही किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन बी है हिकेटियस, ऑप्शन सी है स्ट्रैबो, ऑप्शन डी है पोलिडोनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिकेटियस। तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन बी है कार्ल ओसावर, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है मार्टिन वेहम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है हिकेटियस, ऑप्शन बी है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी है अनेक्सिमेंडर, ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रोबो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और सिर्फ भूगोल का जनक पूछा जाएगा तो वो हिकेटियस होगा, और एनेक्सिमेंडर स्ट्रेबो के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है पोलिडोनियम, ऑप्शन बी है कार्ल ओसावर, ऑप्शन सी है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन डी है हिकेटियस। तो भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम, इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल का जनक, और हिकेटियस भूगोल का जनक, और कार्ल ओसावर के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन बी है हिकेटियस, ऑप्शन सी है कार्ल ओसावर, ऑप्शन डी है स्ट्रेबो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल ओसावर। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओसावर को कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गणितीय भूगोल के संस्थापकों में किसका नाम प्रमुख है? ऑप्शन ए है हिकेटियस और स्ट्रेबो, ऑप्शन बी है थेल्स व एनेक्सिमेंडर, ऑप्शन सी है इरेटोस्थनीज व पोलिडोनियम, ऑप्शन नंबर डी है रीटर व रेटजेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थेल्स और एनेक्सिमेंडर। तो गणितीय भूगोल के संस्थापकों में इन दो महान भूगोलविद का नाम महत्वपूर्ण आता है। इनका नाम है थेल्स और दूसरा का नाम है एनेक्सिमेंडर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विश्व भूगोल का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है एनेक्सिमेंडर, ऑप्शन बी है मार्टिन वेहम, ऑप्शन सी है स्ट्रेबो, ऑप्शन नंबर डी है हिकेटियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन वेहम। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन वेहम को कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता सर्वप्रथम किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है मार्टिन वेहम, ऑप्शन बी है एनेक्सिमेंडर, ऑप्शन सी है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन बी है स्ट्रेबो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी एनेक्सिमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर को कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है हिकेटियस, ऑप्शन बी है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी है स्ट्रेबो, ऑप्शन नंबर डी है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेबो। तो भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्रेबो को कहा जाता है। हिकेटियस भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन बी है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी है हिकेटियस, ऑप्शन नंबर डी है
कार्ल रिटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जस प्रियडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन बी है हिकेटियस, ऑप्शन सी है स्ट्रेबो, ऑप्शन नंबर डी है अनेक्सीमिंडर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिकेटियस। जस प्रियडस जिसका हिंदी होता है पृथ्वी का वर्णन, इस पुस्तक के लेखक हिकेटियस हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भूगोल को अध्ययन के लिए एक स्वतंत्र विषय के रूप में किस शताब्दी में मान्यता मिली? ऑप्शन ए है 18वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 19वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 20वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 17वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के आसपास भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में जाना गया या फिर मान्यता दिया गया, भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संभववाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। इस विचारधारा के समर्थक कौन है? ऑप्शन ए है रीटर और रेटजर, ऑप्शन बी है विडाल डी लाप्लास और फेब्रो, ऑप्शन सी है हिकेटियस और स्ट्रेबो, ऑप्शन डी है एलन सैम्यूल और हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विडाल डी लाप्लास और फेब्रो। विडाल डी लाप्लास और फेब्रो जो है संभववाद विचारधारा के समर्थक थे। संभववाद विचारधारा मतलब क्या होता है कि मनुष्य प्रकृति में चेंज कर सकती है, फेरबदल कर सकती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। इसके प्रमुख समर्थक कौन है? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, मनुष्य जो भी कुछ करेगा वो पर्यावरण पहले से ही तय किया हुआ रहेगा। पर्यावरण की मर्जी के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो यह एक विचारधारा था। यह विचारधारा किनका है? ऑप्शन ए में दिया गया विडाल डी लाप्लास और फेब्रो। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये विचारधारा संभववाद के समर्थक ये हैं। ऑप्शन बी है रीटर, रेटजर और एलन सैम्यूल, ऑप्शन सी है इरेटोस्थनीज और हिकेटियस, ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रेबो और हम्बोल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीटर, रेटजर और एलन सैम्यूल। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नवीन निश्चयवाद के संस्थापक किसे माना गया है? ऑप्शन ए है रीटर, ऑप्शन बी है रेटजेल, ऑप्शन सी है एलन सैम्यूल, ऑप्शन डी है हंटिंगटन। तो एलन सैम्यूल जो है ये कौन सी विचारधारा के हैं? प्राकृतिक विचारधारा के। जो ये कौन सी विचारधारा के, इससे पहले क्वेश्चन हम कौन देखे थे मेरे प्यारे दोस्तों? इससे पहले निश्चयवाद विचारधारा था। तो यहाँ पर जो है एलन सैम्यूल निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेटजेल। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों का ज्ञान कराना है। यह परिभाषा किसने दिया? ऑप्शन ए स्ट्रेबो, ऑप्शन बी है क्लॉडियस टॉलमी, ऑप्शन सी है कार्ल रिटर, ऑप्शन डी है आर्थर होम्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? स्ट्रेबो। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेबो। तो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभ्याम्य ज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है स्ट्रेबो, ऑप्शन बी है क्लॉडियस टॉलमी, ऑप्शन सी है कार्ल रिटर, ऑप्शन डी है आर्थर होम्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लॉडियस टॉलमी। इन्होंने ही कहा है पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने का बात इन्होंने ही किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लॉडियस टॉलमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए समक्ष लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है स्ट्रेबो, ऑप्शन बी है क्लॉडियस टॉलमी, ऑप्शन सी है कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर डी है आर्थर होम्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल रिटर। तो यह विचारधारा कार्ल रिटर का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए है स्ट्रेबो, ऑप्शन बी है क्लॉडियस टॉलमी, ऑप्शन सी है कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर डी है आर्थर होम्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थर होम्स। तो इसका ट्रिक आप यह भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है, मानव के रहने का स्थान। यहाँ से आप कहिएगा कि मानव कहाँ पर रहता है? घर में। घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होम। तो यहाँ पर इसके नाम में क्या आ गया? होम्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थर होम्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मंदाकिनी, ऑप्शन बी है सौरमंडल, ऑप्शन सी है ब्रह्मांड, ऑप्शन डी है निहारिका। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांड। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्रह्मांड के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन ए है सेलेनोलॉजी, ऑप्शन बी है कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन सी है मेटीरियोलॉजी, ऑप्शन डी है जियोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है थॉमस गॉल्ड, ऑप्शन बी है हॉर्मन बॉडी, ऑप्शन सी है जॉर्ज लेमैत्रे, ऑप्शन डी है एलन संडेजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एब जॉर्ज लेमैत्रे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो महाविस्फोट का सिद्धांत है वो एब जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया? या साम्यावस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एब जॉर्ज लेमैत्रे, ऑप्शन बी है थॉमस गॉल्ड एवं हॉर्मन बॉडी, ऑप्शन सी है डॉक्टर एलन संडेजा, ऑप्शन नंबर डी है एलन गुथ। एब जॉर्ज लेमैत्रे जो है महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? एब जॉर्ज लेमैत्रे ने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था। और ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस गॉल्ड एवं हॉर्मन बॉडी। ये जो थॉमस गॉल्ड एवं हॉर्मन बॉडी है इन्होंने ही साम्यावस्था का सिद्धांत दिया था। साम्यावस्था सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमस गॉल्ड एवं हॉर्मन बॉडी ने ही किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है एलन गुथ, ऑप्शन बी है एब जॉर्ज लेमैत्रे, ऑप्शन सी है थॉमस गॉल्ड, ऑप्शन डी है एलन संडेजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एलन संडेजा। तो दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। एब जॉर्ज लेमैत्रे ने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था। थॉमस गॉल्ड एवं हॉर्मन बॉडी ने साम्यावस्था का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर एलन संडेजा, ऑप्शन बी है एलन गुथ, ऑप्शन सी है एब जॉर्ज लेमैत्रे, ऑप्शन डी है वैगनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलन गुथ। तो स्फीति सिद्धांत को एलन गुथ ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महाविस्फोट सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या बाद में किसने की थी? ऑप्शन है एब जॉर्ज लेमैत्रे, ऑप्शन बी है रॉबर्ट वैगनर, ऑप्शन सी है एडविन हब्बल, ऑप्शन डी है स्वतंत्रनाथ बोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट वैगनर। महाविस्फोट सिद्धांत का विस्तृत व्याख्या जो है रॉबर्ट वैगनर ने ही किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को और देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वैज्ञानिकों के अनुसार महाविस्फोट की घटना आज से कितने अरब वर्ष पूर्व हुई थी? यहाँ पर पूछा गया महाविस्फोट की घटना कितने अरब वर्ष पूर्व हुई थी? ये महाविस्फोट की घटना 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महाविस्फोट के पश्चात सौरमंडल का निर्माण आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? सबसे पहले ये महाविस्फोट की घटना कितने अरब वर्ष पूर्व हुई? तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। और ये सौरमंडल का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नासा द्वारा 30 जून 2001 को बिग बैंग की पुष्टि हेतु किस परियोजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए है हब्बल परियोजना, ऑप्शन बी है मैप परियोजना, ऑप्शन सी है लॉर्ड हैडन कोलाइजर परियोजना, ऑप्शन नंबर डी है CERN परियोजना। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, आप लूसेंट पढ़िएगा और लूसेंट में इसका आंसर है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और उसका हम 100% उसका हम रिप्लाई देंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नासा की मैप परियोजना के नेतृत्वकर्ता कौन थे जिनका सितंबर 2002 में निधन हो गया? ऑप्शन ए है रॉबर्ट वैगनर, ऑप्शन बी है एडविन हब्बल, ऑप्शन सी है डेविड विल्किंसन, ऑप्शन नंबर डी है एलन गुथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड विल्किंसन। जो मैप परियोजना के नेतृत्व करता थे वो डेविड विल्किंसन थे और इसका निधन 2002 में ही हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
11 फरवरी 2003 को नासा ने मैप उपग्रह का नाम बदलकर क्या कर दिया? जो मैप उपग्रह है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? तो इसका नाम बदलकर WMAP कर दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WMAP। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कल्प, ऑप्शन बी है महाकल्प, ऑप्शन सी है यौन, ऑप्शन डी है युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इयोन। तो भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को इयोन कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, भूवैज्ञानिक काल विभाजन का सही घटनाक्रम क्या है? ये भी लूसेंट का ही क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन लूसेंट का है। लूसेंट आपको पढ़ना है, उसके बाद वीडियो पर आइएगा, वरना नहीं देखिएगा ये वीडियो। तो चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं। सबसे बड़ा बोला गया यौन, अभी इससे पहले वाला ही क्वेश्चन देखें, सबसे बड़ा यौन है, और यहाँ पर भी देखिए सबसे बड़ा यौन है। तो इस दोनों ऑप्शन को हम नहीं पढ़ेंगे। तो उसके बाद देखिए काल के बाद युग आया, सही है, काल के बाद युग आया, सही है, और युग के बाद कल्प आया, सही है, युग के बाद महाकल्प आ गया, ये बात तो गलत है। महाकल्प के बाद कल्प नहीं होगा, यहाँ पर कल्प के बाद महाकल्प होगा, उसके बाद यौन होगा, क्योंकि यौन सबसे बड़ा है और महाकल्प इससे छोटा है और कल्प इससे छोटा है। कल्प से छोटा युग है और युग से छोटा काल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यौन, महाकल्प, कल्प, युग, काल। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में किस वैज्ञानिक का योगदान उल्लेखनीय है? ऑप्शन ए है डेविड विल्किंसन, ऑप्शन बी है एव जॉर्ज लेमैत्रे, ऑप्शन सी है एडविन हब्बल, ऑप्शन डी है रॉबर्ट वैगनर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका एडविन हब्बल। इसका सही उत्तर हो जाएगा एडविन हब्बल। तो ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार में एडविन हब्बल, जो हब्बल साहब हैं, इनका योगदान बहुत ही सराहनीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, अंतरिक्ष में किस परिघटना के अवलोकन से ब्रह्मांड के विस्तार का साक्ष्य माना जा रहा है? ऑप्शन ए है ब्लू शिफ्ट की घटना, ऑप्शन ए है रेड शिफ्ट की घटना और सुपरनोवा विस्फोट, ऑप्शन सी है ब्लैक होल का निर्माण, ऑप्शन डी है उल्कापिंड वर्षण। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो रेड शिफ्ट क्या होता है? जब कोई प्रकाश दूर जाता है, जब कोई प्रकाशित वस्तु दूर जाती है तो ये लाल दिखाई देने लगती है, लाल दिखाई देने लगती है, तो इसी घटना को रेड शिफ्ट घटना कहा गया। और सुपरनोवा विस्फोट आपको पता है, तारों में विस्फोट, मृत तारों में विस्फोट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड शिफ्ट की घटना और सुपरनोवा विस्फोट। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जेनेवा में जमीन से कितनी गहराई पर लार्ज हैड्रॉन कोलाइजर का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है 100 से 200 मीटर, ऑप्शन बी है 50 से 175 मीटर, ऑप्शन सी है 200 से 300 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 27.36 मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 से 175 मीटर के नीचे जो है लार्ज हैड्रॉन कोलाइजर नामक प्रयोग किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जेनेवा में CERN द्वारा निर्मित लार्ज हैड्रॉन कोलाइजर सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 17.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 27.36 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 50 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 13.7 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27.36 किलोमीटर। जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइजर परियोजना हुआ था, ये जमीन के 50 से 175 मीटर नीचे हुआ था और 50 से 175 मीटर नीचे एक सुरंग बनाया गया था। उस सुरंग का लंबाई 27.36 किलोमीटर था। उसी में लार्ज हैड्रॉन कोलाइजर नामक परियोजना अर्थात प्रयोग हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस कण को गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है हिग्स बोसॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन को ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है। हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, CERN ने किस तिथि को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल
खोजने की में सफलता हासिल की? ऑप्शन ए है 30 मार्च 2010, ऑप्शन बी है 11 फरवरी 2003, ऑप्शन सी है 4 जुलाई 2012, ऑप्शन डी है 30 जून 2001। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई 2012। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने किस वर्ष कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए गॉड पार्टिकल की परमाणविक अवधारणा पेश की? ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1964, ऑप्शन सी है 1974, ऑप्शन नंबर डी 1984। ये जो गॉड पार्टिकल की परमाणविक अवधारणा है वे जो है 1964 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जो है हिग्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1964 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्येंद्र नाथ बोस किस सिद्धांत पर हिग्स बोसोन अवधारणा आधारित थी? फिर से क्वेश्चन देखिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस की किस सिद्धांत पर हिग्स बोसोन की अवधारणा आधारित थी? ऑप्शन ए है क्वांटम थ्योरी, ऑप्शन बी है बोसोन थ्योरी, ऑप्शन सी है सापेक्षिकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है परमाणु सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोसोन थ्योरी। तो सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन थ्योरी पर हिग्स बोसोन की अवधारणा आधारित थी, जो 1964 में हिग्स द्वारा दिया गया था, और हिग्स ब्रिटिश का एक वैज्ञानिक था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, ब्रह्मांड का व्यास लगभग कितना माना गया है? ऑप्शन ए है 10 का पावर 5 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी है 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी है 10 का पावर 11 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी है 10 का पावर 6 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास जो है 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष दिया गया, यानी लाइट ईयर दिया गया है। आप लोग बताइएगा, एक लाइट ईयर में, एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? मीटर नहीं, किलोमीटर। आप इसको कमेंट में कमेंट करना है। और ये भी क्वेश्चन लूसेंट में दिया गया है, हर एक क्वेश्चन लूसेंट में दिया गया है, इसलिए आप लोग लूसेंट बुक को जरूर प्रेफर कीजिएगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्रह्मांड में अनुमानतः कितनी मंदाकिनी है? ऑप्शन ए है 10 अरब, ऑप्शन बी है 50 अरब, ऑप्शन सी है 100 अरब, ऑप्शन डी है 1000 अरब। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 अरब। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है, 100 अरब मंदाकिनी है। और हर एक मंदाकिनी में, एक मंदाकिनी में जो है 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। ये तारे, एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। तो अनुमान लगा लीजिए कितने तारे होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही जो अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं, प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः कितने तारे होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 अरब तारे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया का गैसपुंज है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मंदाकिनी, ऑप्शन बी है निहारिका, ऑप्शन सी है श्याम बीवर, ऑप्शन डी है सुपरनोवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हमारे पृथ्वी की मंदाकिनी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है देवयानी, ऑप्शन बी दुग्ध मेखला या आकाशगंगा, ऑप्शन सी है ड्वार्फ मंदाकिनी, ऑप्शन डी है एंड्रोमेडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध मेखला या आकाशगंगा। हमारी मंदाकिनी को, जिस मंदाकिनी में हमारा सौर मंडल है, उस मंदाकिनी को दुग्ध मेखला मंदाकिनी कहा जाता है या आकाशगंगा मंदाकिनी कहा जाता है। अब तक ज्ञात आकाशगंगा का कितना प्रतिशत भाग सर्पिला है? ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 80%, ऑप्शन डी है 90%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80%। अब तक ज्ञात मंदाकिनी में 80% जो है सर्पिलाकार है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है एडविन हबल, ऑप्शन सी है हिग्स, ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रैबो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो। आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने ही देखा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है ड्वार्फ मंदाकिनी, ऑप्शन बी है देवयानी, ऑप्शन सी है निहारिका, ऑप्शन डी है ओरियन नेबुला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवयानी। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी है, और ये सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। ये क्वेश्चन भी आई है, तो इसको याद जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो का द एंड करते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
आपका एक सब्सक्राइब करने से आपको एक भी पैसा लगता नहीं है, लेकिन हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहेगा और जीनियस पॉइंट का मोटिवेशन पीक पर जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही आप लोग हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा रीच बढ़ सके। तो इसी के साथ गुड बाय।